नमस्कार दोस्तों, एमडीएम ऑनलाइन स्टडी चैनल से मैं अजयपाल सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि अपने 2 सब्जेक्ट की क्लासेस शुरू कर रखी है। उनमें से आज अपने जो क्लासेज पढ़ेंगे उसमें अपने साइकोलॉजी की क्लासेस पढ़ेंगे, यानी मनोविज्ञान की क्लास पढ़ेंगे। और उसमें भी अपने अधिगम के लिए आकलन जो सब्जेक्ट है, बीएड सेकेंड ईयर में विशेष रूप से ये सब्जेक्ट है, उसकी अपने क्लास लगाने जा रहे हैं और उसकी फर्स्ट यूनिट है जो उसका अध्ययन अपने करेंगे। तो सबसे पहले मेरा निवेदन है कि आप एमडीएम ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे और उसका आप अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। तो अभी अपने क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं सब्जेक्ट अधिगम के लिए आकलन। तो नोट कीजिए, अधिगम के लिए आकलन। ये अपने सब्जेक्ट का नाम है। तो जैसा कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का जो नाम दिया होता है उसका अध्ययन करना चाहिए। हमें पता लगना चाहिए कि इस सब्जेक्ट के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं या ये जो सब्जेक्ट है हमें क्या बताएगा। तो इसके अंदर जैसे हमारे पास मेनली शब्द है अधिगम और उसके बाद है आकलन। ये जो 2 शब्द हैं बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। अधिगम को सबसे पहले अपने जानते हैं कि अधिगम होता क्या है। सुना होगा आपने अधिगम, जैसा कि इसका नाम है अधिगम। तो अधिगम होता क्या है, अगर सिंपल शब्दों में अपने कहें तो ये कह सकते हैं व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन, उसे हम क्या कहेंगे, अधिगम कहेंगे। इसका मतलब क्या है, व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन। देखिए इसमें एक तो व्यवहार शब्द है और दूसरा है कि उसमें परिवर्तन कैसा होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए हमें किसी शिक्षक ने, किसी अध्यापक ने हमें कुछ बताया और उसको हमने सुन लिया। सुनने के बाद उसको हम कुछ समय के बाद भूल गए, हमारे व्यवहार में वो दिखाई नहीं दे रहा। जो हमें बताया था, जो हमें समझाया था, वो हमारे व्यवहार में दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम उसको क्या स्थायी मान लेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि वो तो हमारे व्यवहार में है ही नहीं है। जैसे कि मान लो किसी बच्चे को अध्यापक ने कहा कि बच्चा झूठ नहीं बोलना है, या फिर अपने माता पिता को सुबह उठते ही प्रणाम करना है, नमस्कार करना है। अब वो बच्चा क्या है कि कुछ दिन तो प्रणाम करता है या कुछ दिन तो वो झूठ नहीं बोलता है, लेकिन फिर से वो झूठ बोलना शुरू कर देता है या फिर वो प्रणाम करना छोड़ देता है अपने माता पिता को। तो हम उसको स्थायी मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। उसको हम स्थायी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो उसके व्यवहार में स्थायी नहीं है। किसको स्थायी मानेंगे फिर? कि अध्यापक ने कहा था कि प्रणाम करना है माता पिता को और बच्चा प्रतिदिन सुबह उठते हुए अपने माता पिता को प्रणाम करता है। इसका मतलब जब उसके व्यवहार में ये बात हमें प्रतिदिन दिखाई दे रही है, डेली के रूटीन में ये बात दिखाई दे रही है, तो हम उसको कहेंगे स्थायी परिवर्तन। किसमें स्थायी परिवर्तन हुआ? बालक के व्यवहार में। किसमें? बालक के व्यवहार में। तो मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं कि व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हम किसे कहेंगे? उसे जिसे हम भूल जाएं कुछ दिनों के बाद, या उसे जिसे हम भूलें नहीं बल्कि अपने व्यवहार में उतार लें, जीवन भर उसको अपने साथ रखें। जब भी परिस्थितियां पैदा हो उस व्यवहार को हम दोहराएं। यदि परिस्थितियां पैदा होती है, उस व्यवहार को हम दोहराते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो परिवर्तन कैसा था? स्थायी था। और यदि हम भूल गए तो वो व्यवहार में आएगा ही नहीं, तो उसको हम स्थायी नहीं कह सकते हैं। तो उस उदाहरण से हमने क्या समझा? बच्चे के द्वारा प्रतिदिन अपने माता पिता को प्रणाम करना, बच्चे के द्वारा कहने पर झूठ नहीं बोलना, इस प्रकार का जो व्यवहार में परिवर्तन चलता ही रहेगा उसे हम कहेंगे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? अधिगम। अधिगम वैसे सिंपल शब्दों में सीखना भी कह सकते हो आप इसको। यानी अभी मैंने जो उदाहरण बताए उसमें उसका सीखना नजर आ रहा है ना, कि बच्चे ने सीख लिया प्रणाम करना है, बच्चे ने सीख लिया झूठ नहीं बोलना है, तो हम सीखना भी कह सकते हैं। ये शब्द हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन बुक के अंदर, जो आपके किताब के अंदर, वो अधिगम शब्द आएगा, सीखना कम आएगा। सीखना शब्द यदि आता है, जैसे आपको प्रश्न आता है कि अधिगम किसे कहेंगे हम, तो उसमें सीखना नहीं दिया, और सीखना
कहेंगे तो हम सिंपली कह सकते हैं कि कोई भी कुछ बताता है तो हम उसको सीखना कह सकते हैं, वो होता है सीखना। लेकिन अधिगम जो शब्द है वो ये कहता है कि व्यवहार में परिवर्तन करो तो कैसा होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम अधिगम को सीखना कह सकते हैं, लेकिन इसके साथ जब अधिगम की बात करते हैं तो व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, अधिगम कहेंगे। तो उदाहरण आपको दिया है, आप एग्जाम के अंदर उदाहरण कर सकते हो, जो जैसे मैंने बताया कि बच्चे के द्वारा क्या करना, प्रतिदिन माता पिता को प्रणाम करना, ठीक है, या फिर बच्चे के द्वारा झूठ नहीं बोलना। किसी के द्वारा किसी को कुछ बताया जाता है, जब उस किसी के व्यवहार में वो उतर जाता है और वो ऐसा उतरता है कि जैसे ही वो परिस्थितियां पैदा होती हैं वो व्यवहार करता है, तो उसको हम कहेंगे कि उसमें स्थायी परिवर्तन हुआ, उसको हम कहेंगे कि उसने अधिगम कर लिया है, उसी को ही बोलेंगे। तो चलिए, ये हमारे समझ में आया पहला शब्द कौन सा, अधिगम। ये हमारे सब्जेक्ट का नाम है अधिगम, वो हमने समझ लिया। अब अपने आगे बढ़ते हैं दूसरे शब्द की ओर। आगे शब्द लिखा हुआ है आकलन। आकलन शब्द को जब हम देखते हैं तो वैसे तो हम कह सकते हैं किसी वस्तु को आंकना, सिंपल शब्दों में अपने कहते हैं ना आंकना, तो उसी से ही ये आकलन बना हुआ है। अब आंकने का मतलब क्या है, आकलन का मतलब क्या है कि मापन और मूल्यांकन, दो शब्द हमने सुने हैं। मापन और मूल्यांकन में थोड़ा अंतर होता है, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि मूल्यांकन के अंदर मापन होता है, मापन में मूल्यांकन नहीं हो सकता, लेकिन मूल्यांकन में मापन हो सकता है। अब इन दोनों के बाद की जो स्थिति होती है वो कहलाता है आकलन। यानी हम ये कह सकते हैं कि आपने मापन किया प्लस आपने मूल्यांकन किया, और इन दोनों को मिलाकर जो हमारी राय बनती है, क्या बनती है, राय बनती है, जो हम निर्धारण करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, आकलन कहेंगे। तो थोड़ा सा मूल्यांकन के नजदीक कह सकते हैं हम आकलन को, लेकिन इन दोनों आकलन के अंदर इन दोनों को शामिल किया जाता है, क्योंकि शामिल इसलिए किया जाता है कि जो हम राय बनाएंगे, जो हम निर्धारण करेंगे वो इसके बाद होगा, इससे पहले नहीं हो सकता। इसीलिए आकलन जो है इनसे भी बड़ा है। तो अब अपने सब्जेक्ट का नाम क्या कह रहा है, अधिगम के लिए आकलन, यानी जो सीखा हुआ है, जो आपके व्यवहार में है, उसका हम क्या कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं। ये हमारे सब्जेक्ट का नाम है, जिसके अंदर मापन और मूल्यांकन भी शामिल होंगे। तो चलिए अपने आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट के अंदर जो पहली यूनिट है, उसका पहला टॉपिक है, उसका अपने अध्ययन करेंगे अभी। तो देखिए, अपनी फर्स्ट यूनिट है, जो फर्स्ट यूनिट है अपने सब्जेक्ट की, पहली यूनिट के अंदर पहला ही जो टॉपिक है वो शुरू होता है मापन से। किससे शुरू होता है, मापन से शुरू होता है। तो इसी से हम इसको स्टार्ट करते हैं। आज हम मापन को समझेंगे, आज हम मूल्यांकन को समझेंगे, और उसके बाद जो इन दोनों से बनने के बाद जो आकलन है, जिसको अभी हमने थोड़ी चर्चा की है, उसको भी समझेंगे। तो इन चीजों को समझने से पहले अपने सबसे पहला जो है टॉपिक अपना मापन, उसको लेते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे, और कुछ जो है लिखित रूप में आप कॉपी अपने हाथ में रखें, पेन भी हाथ में रखें, और कुछ बातें आप नोट करते रहें साथ साथ। तो सबसे पहले अपने मापन को समझते हैं। देखिए, मापन की अवधारणा आज की नहीं है। सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि मापन क्या आधुनिक अवधारणा है, नहीं, मापन तो प्राचीन अवधारणा है, यानी कि मापन तो बहुत समय पहले से ही चला आ रहा है। अब अवधारणा, कॉन्सेप्ट, ये जो शब्द होते हैं, ये क्या होता है कि हम इसको समझे तो सही कि ये कब से आया, ये शब्द कब से इस्तेमाल किया गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये शब्द प्राचीन है, पहले से ही मापन तो होता था, लेकिन पहले क्या थे, मापने के जो साधन थे वो अलग थे। अब वर्तमान में जो मापने के साधन हैं वो अलग हो चुके हैं, उनका स्वरूप अब बदल चुका है। इसको हम समझें कैसे, हम समझते हैं इसको ऐसे, जैसे आपने देखा होगा किसान लोग होते हैं। आज क्या है, आज की बात करेंगे, और पहले प्राचीन क्या था उसकी बात करेंगे। किसान लोग क्या करते थे, खेत के अंदर काम करने जाते थे। उस समय जो घड़ी थी वो नहीं थी, जिस समय घड़ी नहीं थी, तो किसानों को कैसे पता चलता होगा कि अभी समय घर पर जाने का है, अभी समय इस चीज का है, खाने का है, ये सब कैसे पता चलता होगा, वो कैसे इस चीज को देखते होंगे। तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो वो करते ही होंगे, यानी समय को मापने की कोई ना कोई इकाई तो उनके पास होगी ऐसी। तो क्या करते थे उस समय जो किसान थे, घड़ी नहीं थी, वो खेतों में काम करते थे। उनको कैसे पता चलता था कि अब दोपहर हो गई है, रेस्ट का, आराम का समय हो गया है, उनको कैसे पता चलता था कि अब खाने का समय हो गया है। तो क्या होता था उस समय, सूर्य की जो धूप होती थी
वो किसी भी जैसे पेड़ पर पड़ती थी, तो किसी पेड़ पर जब वो धूप पड़ती थी तो उसकी छाया जो होती थी, उसकी छाया से वो अनुमान लगाते थे। प्रतिदिन जब वो देखते थे पेड़ की छाया तो उससे उनको अनुमान होता था कि अब दिन है जो वो कितना बीत चुका है, कितना दिन बाकी है। यानी कि जैसे सूर्य उदय होता था, आपने देखते हैं कि किसी पेड़ के ऊपर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो उसकी छाया में परिवर्तन होता है ना, तो जैसे जैसे वो ऊपर आएगा उसी प्रकार से वो छाया क्या होती जाएगी, नजदीक होती जाएगी। जैसे जैसे सूर्य उसको क्रॉस करके आगे निकलेगा उस तरफ दूसरी तरफ बढ़ने लग जाएगी, पीछे होगा उस पेड़ के तो दूसरी तरफ बढ़ने लगेगी। हालांकि अपने ये जानते हैं, नियम है कि सूर्य तो अपने स्थिर होता है, लेकिन धरती घूमती है ना, तो उस दिशा में वो पेड़ की, जिस तरह पेड़ क्या है धरती पर है तो घूमेगा तो वो सूर्य के आगे पीछे किसी न किसी साइड में जाएगा। उसी प्रकार से छाया से हम ये कह सकते हैं कि तब मापन का साधन क्या था, पेड़ की छाया। उसी से किसान को पता चलता था कि अभी दोपहर है, हो गई है, अभी खाने का समय हो गया है। और जब शाम होती थी तो उसका भी उसको इसी से ही पता चलता था जब शाम ढलती थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मापन तो पहले भी था, इसकी अवधारणा आज की नहीं है बल्कि प्राचीन काल से ही है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि पहले क्या होता था, लोग किसी को कोई वस्तु देते थे। आजकल तो हम देखते हैं कि बहुत आधुनिक जो तोल आ चुके हैं जिनके माध्यम से हम किसी वस्तु को माप कर दे सकते हैं। लेकिन पहले क्या था, पहले आइडियाज थे, ठीक है, कोई बर्तन लिया था, उसका आइडिया लगा लिया भी हाँ ये इतने का होगा, तो उसको उस हिसाब से मान लिया जाता था। तो कहने का मतलब मापन की अवधारणा बहुत प्राचीन है। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, आप बता सकते हो कि मापन आज की अवधारणा नहीं है, मापन बहुत प्राचीन अवधारणा है। अब अपने इसको आगे और समझते हैं जो मापन है। अब अपने क्या समझना है कि मापन को हम देखें कैसे। अगर आधुनिक समय में हम देखें तो देखिए, मान लीजिए कोई गिलास है, अगर अपने देखें कि कोई गिलास है, क्योंकि मापन के साथ मूल्यांकन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अपने अक्सर ये समझ लेते हैं कि शायद नजदीक बहुत ज्यादा है लेकिन बहुत ज्यादा अलग भी है। कोई गिलास है, उसके अंदर क्या है, जल है, इसके अंदर क्या है, जल है। तो अगर ये मान लीजिए ये क्या है, जल है इसके अंदर, गिलास के अंदर ये गिलास था। अब अपने देखने से ये पता चल रहा है कि हम इसको ये कह सकते हैं आइडिया से, अगर मैं यहाँ इकाई लिख दूं फिर तो आप बताओगे कि यहाँ पर ये इतना है, यहाँ पर ये इतना है। लेकिन अगर मैं इकाई ना लिखूं तो अपने ये कह सकते हैं सिंपल से शब्दों में कि क्या है गिलास, आधा। आधा क्या है, पानी जल से क्या है, भरा है, आधा जल से भरा है। और ये भी कह सकते हो कि आधा जल से खाली है, ये भी हो सकता है। किसको देखकर कह रहे हैं, जल जहां तक गया हुआ है, गिलास का पैमाना हमने मान लिया कि इतना, उसको देखकर हम बोल रहे हैं। अगर हम लीटर की बात करें, कोई बड़ा बर्तन है, मान लो मैं इसको गिलास ना कहकर मैं इसको बड़ा बर्तन मान लेता हूं और ये मानता हूं कि यहां तक कितना है, 2 लीटर है। यहां तक मैंने क्या लिख दिया, 2 लीटर है। और यहां पर कितना है, 4 लीटर है। मान लो मैंने ये पैमाना भी डाल दिया, तब आप क्या कहोगे कि जल कितना है, 4 लीटर है। मान लो यहां तक था ना अपना, तो ये मैंने क्या माना, यहां तक 4 माना है, तो हम यहाँ क्या कहेंगे, 4 लीटर। तो जो मेरा ये कहना है ना 4 लीटर, इसी को हम क्या कहेंगे, मापन कहेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे आप मान लो मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हो, तो बाजार जाते हो तो आप कोई वस्तु लेते हो वहां से, जैसे चीनी ली आपने मान लो, तो आपको दुकानदार ने जैसे मान लो 2 केजी चीनी दी, तो 2 केजी चीनी दी, तो इसको क्या मूल्यांकन कहेंगे, नहीं, इसको हम क्या कहेंगे, मापन कहेंगे। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, मापन। तो थोड़ा सा मैं आपका इधर इसलिए लेके जा रहा हूं अभी मापन से मूल्यांकन की ओर, ताकि हम यहां समझे कि यहाँ 4 लीटर जो जल था, यहाँ 2 केजी जो चीनी थी, इसको हमने क्या कहा था, मापन कहा था। अब इसको मूल्यांकन कैसे बनाएं, इसको हम मूल्यांकन कब कहेंगे, मूल्यांकन कैसे कहेंगे। सबसे पहले अपने जल वाले को समझते हैं। इसके अंदर जल तो था 4 लीटर, लेकिन इस जल को मान लीजिए आपने देखा, आपने उसको पिया, या फिर उसको देखकर आपने उसके बारे में कुछ ना कुछ विश्लेषण किया कि ये जल बहुत साफ है, आपने ये कहा, ये जल बहुत ही मीठा है, आपने ये कहा। मान लीजिए जल खारा था, तो आपने उसको पीने के बाद कहा कि ये जल खारा है। इस प्रकार से जब आप उसके बारे में ये अंकन करोगे ना, यानी मूल्यों का निर्धारण करोगे, तो मूल्यों के निर्धारण के बाद, मूल्यों के निर्धारण के बाद क्या हो जाएगा, मूल्यांकन हो जाएगा। जब मूल्यों का निर्धारण कर दोगे तो आप उसको क्या कहोगे, मूल्यांकन। कहने का मतलब जल के बारे में जो आपने मूल्य निर्धारित कर दिए, ये जल स्वच्छ है, ये जल मीठा है, तो इसका मतलब आपने क्या कर दिया, मूल्यों का
निर्धारण कर दिया, हम उसको मूल्यांकन कह सकते हैं। सिर्फ 4 लीटर को मूल्यांकन नहीं कह सकते, बल्कि उस 4 लीटर जल के बारे में जो विश्लेषण किया हम उसको क्या बोलेंगे, मूल्यांकन बोलेंगे। चलिए हमने उस बात को समझा। अब इधर इसको कैसे समझें कि ये कब मूल्यांकन हो जाएगा। 2 केजी चीनी है आपने, और उस चीनी को आपने क्या कर लिया है, इस्तेमाल किया कि किसी भी आपने व्यंजन में इस्तेमाल किया, तो उसके बाद या फिर उसको आपने चख कर देखा, उसको खा कर देखा, तो आपने उसके स्वाद के बारे में बताया, चीनी के स्वाद के बारे में बताया, या फिर जिस व्यंजन में इस्तेमाल किया था तब चीनी की गुणवत्ता के बारे में बताया, यानी कि उसके गुणों के बारे में बताया। तो इसका मतलब जब आप ये काम कर रहे हो तो इसका मतलब वहां भी आप क्या कर रहे हो, मूल्यांकन कर रहे हो। अब 2 बातों से अगर आपके समझ में नहीं आई है ये बात, तो मैं एक बात और शिक्षा से जुड़ी हुई बात बताता हूं, सिंपल सी, आपके मेरे को लगता है सबके समझ में आ जाएगी। देखिए शिक्षा के अंदर हम मार्कशीट देखते हैं, यानी कि अपना जो अंक वाला पत्र होता है उसको हम देखते हैं। उसके अंदर क्या लिखा रहता है कि 100 मार्क्स थे, उसमें से 100 में से किसी के 70 मार्क्स आए। एक और था स्टूडेंट, ये नंबर 1 स्टूडेंट, एक 2 नंबर स्टूडेंट, उसके 100 में से 80 मार्क्स आए। एक और ले लेते हैं चलो, उसके 100 में से 60 मार्क आए। तो इसको हम देख रहे हैं। अब मान लो ये इकाइयां हैं, पैमाना हमारा 100 था, उसमें से एक ने 70, एक ने 80, एक ने 60 ये प्राप्त किए। अब इसको हम क्या कहें, मूल्यांकन कहें या मापन? हम इसको क्या कहेंगे, मापन कहेंगे। इसको हम मूल्यांकन नहीं कह सकते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, मापन कहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी को किसी प्रकार से अंक प्रदान करना, ये क्या होता है, मापन होता है। तो समझ गए होंगे हम मापन किसको कह सकते हैं, अंक प्रदान करने को। किसको, अंक प्रदान करने को हम क्या कह सकते हैं, मापन कह सकते हैं। अब बात यह कि ये कब मूल्यांकन हो जाएगा, कब हम इसको मूल्यांकन कहेंगे। मान लो एक ही विद्यार्थी है, इसकी हमने दूसरे विद्यार्थियों से तुलना की, और इसको हमने तुलना करने के बाद ये इसके बारे में कोई भविष्यवाणी कर दी। हमने क्या कर दी, भविष्यवाणी कर दी कि ये जो विद्यार्थी है इस सब्जेक्ट के अंदर, जिसमें इसके 100 में से 70 अंक आए हैं, इस सब्जेक्ट के अंदर ये विद्यार्थी का भविष्य ऐसा होने वाला है। यानी हमने उसका जो भविष्यवाणी की है उसके पूरा विश्लेषण करने के बाद की है। तब जब भविष्यवाणी की है तो वो किससे जुड़ जाएगा, मूल्यांकन से जुड़ जाएगा। केवल मार्क्स दे देना, अंक प्रदान करना मूल्यांकन नहीं है, बल्कि उसके बारे में कुछ आगे लिख देना, अच्छा बुरा इस प्रकार से हम बता देंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मूल्यांकन बोलेंगे। अब तीनों विद्यार्थियों की तुलना करोगे तो आप इसको क्या कहोगे कि ये अगर एक ही सब्जेक्ट में, तो ये क्या है, फर्स्ट है, या इसको हम ग्रेड दे रहे हैं तो ये ए ग्रेड में है, ये जैसे सेकंड है या बी ग्रेड में, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो ये जो आप ग्रेड प्रदान कर रहे हो, क्या ग्रेड प्रदान करने से उसका ये पता चल रहा है कि ये विद्यार्थी आगे ऐसा कर देगा? नहीं चल रहा है। इसका मतलब ग्रेड प्रदान करना भी क्या है, ग्रेड प्रदान करना भी मापन ही है। ठीक है, अंक प्रदान करने का मतलब केवल ये अंक जैसे लिखते हैं वो नहीं, बल्कि ग्रेड भी जो हम दे रहे हैं वो भी किसके अंतर्गत आएगा, मापन के अंतर्गत आएगा। फिर मूल्यांकन कब होगा, ग्रेड के आधार पर, जब हम उसका विश्लेषण करेंगे, जब हम उसके बारे में भविष्यवाणी करेंगे, जब उसके गुण दोष सब कुछ देखेंगे, उसके बाद जो हम कहेंगे वो क्या हो जाएगा, मूल्यांकन हो जाएगा। अब मेरे को लगता है कि आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि अंक प्रदान करना, ग्रेड प्रदान करना, श्रेणी बताना, ये सब चीजें क्या है, मूल्यांकन है। और उसके आधार पर गुणों की या फिर दोषों की व्याख्या करते हुए किसी के बारे में कुछ कह देना, भविष्यवाणी कर देना, अच्छा बता देना, बुरा बता देना, मध्यम बता देना, ये सब क्या होगा, मूल्यांकन कहलाएगा। तो इसका मतलब जब हम मूल्यांकन करेंगे तो उससे पहले क्या आएगा, मापन आएगा। तो मूल्यांकन के अंदर मापन क्या होगा, शामिल होगा। तो समझ में आ गया होगा। एक बार थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज करवा देता हूं। हमारा सब्जेक्ट अधिगम के लिए आकलन था। हमने इस शब्द की व्याख्या की, अधिगम व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन, उसको हम अधिगम कहेंगे। जो परिवर्तन कैसा हो, स्थायी होना चाहिए, मतलब वो कंटिन्यू बना रहना चाहिए। जैसे कोई भी परिस्थिति आए वो व्यवहार हो जाना चाहिए। मैंने भी कहा ना, बच्चे को हमने कहा कि माता पिता को प्रणाम करना है। अब जैसे ही उसके माता पिता बच्चे के सामने आते हैं, वो उनको क्या कर रहा है, हर बार प्रणाम कर रहा है, तो इसका मतलब उसके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। आकलन मैंने क्या बताया था कि मापन और मूल्यांकन के बाद की प्रक्रिया है, यानी कि जब हम कोई राय प्रकट करेंगे मापन और मूल्यांकन के बाद, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आकलन बोलेंगे। किसके नजदीक है, मूल्यांकन के नजदीक है।
इसके बाद हमने मापन को लिया था। मापन के अंदर हमने ये समझा था कि मापन हम कहेंगे किसे, मेनली तो हम ये कह सकते हैं अंक प्रदान करना ही क्या होता है, मापन होता है। उसको हमने उदाहरणों से समझा कि एक गिलास के अंदर या किसी बर्तन के अंदर जल है, उसको अगर इकाई दी है तो हम इकाई के हिसाब से बता रहे हैं, यदि इकाई नहीं दी है तो उसको वैसे पैमाने के आधार पर बता रहे हैं, तो वो केवल मापन होगा। लेकिन वो जल कैसा है, साफ है, गंदा है, मीठा है, खारा है, ये जब हम बताएंगे तो वो हम क्या कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं। इस तरफ हमने समझा था कि ये कोई पदार्थ है, कोई वस्तु, बाजार में हम जाते हैं, खरीदते हैं, उस वस्तु को खरीदा है, वो कितने केजी की है, कितने क्विंटल की है, कितने ग्राम की है, तो ये तो है मापन। लेकिन वो वस्तु कैसी है, उसके गुण क्या हैं, उसके दोष क्या हैं, वो क्या हो जाएगा, मूल्यांकन हो जाएगा। इसके बाद हमने एक लास्ट जो समझा था वो था एक अपने अंक प्रदान करने की प्रक्रिया जो होती है, मार्कशीट, यानी कि जो हमें प्रगति पत्र मिलता है, उसके आधार पर किसी विद्यार्थियों के जो अंक देते हैं या ग्रेड देते हैं या श्रेणी बताते हैं, वो तो है मापन। लेकिन वो जो श्रेणियां हैं, जो अंक प्रदान किए, जो ग्रेड दिए, उसके आधार पर जब हम बच्चे के बारे में ये कहते हैं कि ये वाला बच्चा विज्ञान में अच्छा है, ये गणित में अच्छा है, ये इसलिए अच्छा है, इस प्रकार से जब हम उसकी विश्लेषित करते हैं या उसके गुणों को बताते हैं, तब हम क्या कर रहे हैं, उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। तो अभी अपने इस टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं। हमने मापन की अवधारणा समझी है कि ये, अभी हम मूल्यांकन की अवधारणा को थोड़ा और व्याख्यात करेंगे। चलिए, मूल्यांकन क्या होता है, देखिए मापन और मूल्यांकन दोनों ही हम साथ साथ में लेकर चल रहे हैं। लेकिन अभी हमने मापन की अवधारणा समझ चुके हैं कि प्राचीन काल से किस प्रकार से चला आ रहा है, और आधुनिक में तो आपको पता है कि अभी मैंने एग्जांपल दिए सारे आधुनिक के थे। अभी मूल्यांकन के अंदर देखिए, मूल्यांकन जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मूल्य प्लस अंकन। किन दो शब्दों से बना है, मूल्य और अंकन से बना हुआ है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि मूल्यांकन के अंदर मूल्यों का अंकन किया जाता है, उनका निर्धारण किया जाता है। अब ये जो अंक शब्द लिया था वो है मापन के अंदर, लेकिन मूल्यों का निर्धारण करना, उसमें तो केवल और केवल मूल्य वैसे अंकित किए जाते थे, लेकिन इनमें निर्धारण कैसे करेंगे। अभी मैंने जैसे एग्जांपल बताया था, किसी बच्चे के 100 में से 80 मार्क्स आए हैं, तो तब हम उसके बारे में मूल्य निर्धारित करेंगे कि ये वाला जो बच्चा है इस सब्जेक्ट के अंदर 100 में से 80 नंबर लेकर गया है, इसकी डी लगी है, इसका इसमें प्रदर्शन बहुत ही बढ़िया है। एक बच्चा 60 अंक लेकर आ रहा है, उसको हम कह रहे हैं कि इसका प्रदर्शन है वो संतोषजनक है, हम ये कह सकते हैं। एक बच्चा उसके अंदर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर पा रहा, बिल्कुल कम आए हैं, तो हम कहेंगे ये बच्चा इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत ही कमजोर है, इसे अभी और मेहनत करने की जरूरत है। तो ये सब क्या है, हम जो बोल रहे हैं, ये मूल्यों का हम क्या कर रहे हैं, अंकन कर रहे हैं। तो इसी शब्द से जो मूल्यांकन बना था कि मूल्यों का अंकन, मूल्य प्लस अंकन, वो क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। अब मूल्यांकन की जो अवधारणा है वो भी हम अगर समझे तो कैसी है, प्राचीन है या फिर आधुनिक है, यानी नवीन है। आधुनिक का मतलब नवीन अभी की है या बहुत समय पहले से। तो मूल्यांकन भी जो है बहुत समय पहले से ही होता रहा है। जैसे मापन बहुत समय पहले से होता रहा है, वैसे ही मूल्यांकन भी बहुत समय पहले से हो रहा है। अब इसके अंदर आप दो बातें याद रखोगे। एक तो क्या होता है, जिसमें मात्रा तो किसमें होती है, मापन में होती है। केवल मात्रा का निर्धारण किसमें होता है, मापन में होता है। और मात्रा के साथ साथ यदि हम ये कहें कि गुणों का निर्धारण भी हो जाए, मात्रा और गुणों का जिसमें निर्धारण हो जाए, वो क्या कहलाएगा, मूल्यांकन कहलाएगा। क्योंकि मूल्यांकन में मापन शामिल होता है तो मात्रा तो आएगी। हम ये कह सकते हैं संख्या, मात्रा यानी संख्या भी हो सकती है, हम ये भी कह सकते हैं, ये तो आएगी। उसके साथ जब संख्या और मात्रा के आधार पर गुणों का विश्लेषण हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, मूल्यांकन बन जाएगा। अब और व्याख्या करते हैं अपने। जैसे किसी की लंबाई है, किसी की लंबाई बताई हमने, किसी की चौड़ाई बताई हमने, किसी की लंबाई और चौड़ाई बताई हमने, इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम मानेंगे मापन। और इस लंबाई और चौड़ाई के आधार पर जब हम किसी प्रकार के मूल्यों का निर्धारण करते हैं कि कोई व्यक्ति लंबा है तो उसके लंबे होने से क्या उसको फायदे हैं, क्या उसको नुकसान है, जब हम ये बात करते हैं तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसकी लंबाई के जो मात्रा थी उसके आधार पर या संख्या थी उसके आधार पर हम उसके गुणों को विश्लेषित कर रहे हैं। तो तब हम किस में चले जाएंगे, मूल्यांकन में चले जाएंगे।
अब एक एग्जांपल है, मैं आपको बताता हूं कि जी हमने टाइप का टेस्ट लेना है किसी बालक का, तो उसमें हम क्या देखना चाहते हैं, बालक की गति और शुद्धता, जिसको परिशुद्धता भी कहते हैं, परिशुद्धता भी कह सकते हो आप। तो उसको हम देखना चाहते हैं। किसका टेस्ट लिया हम बालक के, टाइप का, टाइपिंग होती है, टाइपिंग टेस्ट हमने बालक का किया। तो अब हम उस बालक की गति और शुद्धता को जांचना चाहते हैं। मान लीजिए किसी बालक को हमने समय दिया 5 मिनट, 5 मिनट में उस बालक ने कितने शब्द टाइप किए, 40 शब्द टाइप किए। कितने शब्द, 40 शब्द 5 मिनट के अंदर। हमने समय दिया था 5 मिनट, 5 मिनट में उसने 40 शब्द टाइप किए। इन 40 शब्द को टाइप करते समय उससे कुछ गलतियां हुई, इसका मतलब अशुद्धता आ गई। तो मान लीजिए 40 शब्द उसने किए, तो उसमें 5 शब्द क्या थे, अशुद्ध, शुद्ध नहीं थे, अशुद्ध थे। ठीक है, अब यानी उसने सही कितने किए, शुद्ध कितने किए, 35। यानी एक्यूरेसी अगर निकालेंगे तो वो ये वाली निकलेगी, और अगर उसकी अशुद्धता देखें तो 5 शब्द अशुद्ध थे। अब इस बालक के जो हम ये बता रहे हैं कि एक बालक से हमने 5 मिनट के अंदर उसने 40 शब्द कहोगे तो भी मापन है, 5 शब्द अशुद्ध कहोगे तो भी मापन है, और 35 शब्द जो अगर शुद्ध बोलते हो तो भी क्या है, मापन है। तो यहां तक तो ये क्या था, मापन था। आप परसेंटेज बता रहे हो किसी की तो वो भी क्या होता है, मापन होता है। प्रतिशत बताओगे वो भी क्या होता है, मापन होता है। लेकिन अब इस बालक के बारे में इसकी टाइपिंग की गति और इसकी टाइपिंग की शुद्धता के आधार पर अब अगर आप ये कहते हो कि ये जो बालक है, ये बालक टाइपिंग के अंदर, टाइपिंग में अच्छी गति व शुद्धता रखता है, अगर आप ये कह रहे हो ना, इसको देखने के बाद, इस मापन को देखकर आप ये कह रहे हो कि टाइपिंग में ये बालक अच्छी गति व शुद्धता रखता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मूल्यांकन। ये हो जाएगा मूल्यांकन। अगर आप ये भी कह दो कि ये बालक है एक अच्छा टाइपिस्ट बन सकता है, इसको देखकर, जब हमने उसका टेस्ट लिया उसको देखकर हमने बोला ये बालक अच्छा टाइपिस्ट बन सकता है, तो आप ये कह रहे हो तो ये भी क्या है, ये भी आपका मूल्यांकन ही कहलाएगा। तो जो मूल्यांकन की जो अवधारणा है उसको मैंने बताया कि मापन के बाद की अवधारणा है। पहले हमने मापन से हमने उसका जो उसके बारे में बात कही कि वो अच्छी गति रखता है, या अगर अच्छी नहीं वाला होता तो हम उसको बारे में कहते कि अच्छी गति नहीं रखता है, या फिर हमने ये कहा कि एक अच्छा टाइपिस्ट बन सकता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मूल्यांकन कहेंगे। अब अपने जो दोनों को लेकर एक लास्ट पॉइंट है अपना, उसको क्लियर कर देते हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर अपने इनकी जो परिभाषाएं हैं उसकी चर्चा करेंगे, मापन के प्रकार हैं उसकी चर्चा करेंगे, और इसी प्रकार जो इनका अर्थ है उसको भी समझेंगे। तो शब्द अपना था आकलन। हालांकि शुरू में मैंने आपको बता दिया था, लेकिन थोड़ी सी चर्चा इसकी और करना चाहेंगे अपने यहाँ पर। आकलन, आकलन जो अपने सब्जेक्ट का नाम, मेन नाम है, जिसके अंदर अधिगम के लिए आकलन हम कर रहे हैं। अब क्या होता है कि आकलन क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि मापन आपने किया और उसके साथ प्लस आपका क्या हो गया, मूल्यांकन भी आपने कर दिया। तो मापन और मूल्यांकन दोनों के आधार पर जो आप राय बना रहे हो, जो आप क्या कर रहे हो, राय बना रहे हो, या फिर आपने कुछ निर्धारण कर लिया, या फिर आपने कुछ निर्धारण कर लिया, तो उसको वैसे आकलन बोला जाता है। अब अपने को लग रहा है कि मूल्यांकन जैसा ही है, ये तो बिल्कुल मूल्यांकन जैसा ही है, लेकिन मूल्यांकन में केवल और केवल क्या था, मापन शामिल था, और आकलन में क्या है, दोनों ही शामिल हैं। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान में रखना है कि आकलन जो प्रक्रिया है वो मापन और मूल्यांकन के बाद की प्रक्रिया है, जिसके अंदर हम कोई राय या देते हैं या फिर हम कोई निर्धारण करते हैं। मूल्यांकन के नजदीक क्यों है, क्योंकि मूल्यांकन में भी हम क्या करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, और भविष्यवाणी किसके आधार पर करते हैं, मापन के आधार पर करते हैं। और आकलन में मापन और मूल्यांकन को लेकर राय का निर्धारण किया जाता है। तो आज के लिए जो अपनी क्लास है, जिसके अंदर अपने समझा, एक तो सब्जेक्ट है जो अपना अधिगम के लिए आकलन, उसकी व्याख्या की कि इसके अंदर जो शब्द आए हैं वो हमें क्या बता रहे हैं। उसके बाद हमने ये देखा इसके अंदर कि जो हमारा फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट के अंदर मापन क्या है, कब से ये अवधारणा है, मूल्यांकन क्या है, ये अवधारणा कब से बनी, और उसके बाद जो आकलन शब्द है इसके अंदर उसकी अवधारणा क्या है, वो क्या है। तो सभी स्टूडेंट्स अधिक से अधिक
MDM ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखें। आपको वीडियो पसंद आए तो आगे से आगे अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद।